दोस्तों मैं अपने यूजुअल सेटअप में नहीं हूं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी इको आए या फिर आपको थोड़ी सी वॉइस चेंज लग सकती है, तो उसके लिए एडवांस में सॉरी है। तो आज मैं एक ब्यूटीफुल हॉरर फिल्म को लेकर आया हूं जिसका नाम है द कर्स ऑफ ऑड्री अर्नशॉ। हालांकि इस फिल्म की IMDb रेटिंग सिर्फ 4.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 है, बट ये फिल्म को जस्टिफाई नहीं करता। फिल्म को देखने के बाद में कई लोगों को इसका प्लॉट ठीक से समझ नहीं आया है और इसलिए इसकी रेटिंग्स इस तरह की हैं। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं थॉमस रॉबर्ट ली। और दोस्तों मैंने हाल ही में एक बहुत ही बेहतरीन क्लासिक हॉरर फिल्म द रेजरेक्टेड 1991 को एक्सप्लेन किया है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। इस मूवी को अच्छे से समझने के लिए पहले आपको अमेरिका एंड कनाडा में रह रहे अमिश कम्युनिटी के बारे में जानना पड़ेगा। अमिश एक रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो कि 19th सेंचुरी में अमेरिका के नॉर्दर्न जर्मनी, नेदरलैंड्स, बेल्जियम से माइग्रेट हुए थे। ये एक हाईली रिलीजियस क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो कि मॉडर्न फैसिलिटीज को यूज नहीं करते, यानी कि इनके घर में इलेक्ट्रिसिटी, टीवी, मोबाइल, AC या कोई भी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते। ये आज भी पुराने लोगों की तरह सिंपल लाइफ को जीते हैं। ट्रेवल के लिए हॉर्स कार्ट का यूज करते हैं। इनकी पॉपुलेशन 2.5 लाख है एंड ये कम्युनिटी में ही शादी करते हैं। मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज को भी यूज नहीं करते, इलनेस को अपनी कम्युनिटी के अंदर ही ठीक करते हैं। ये रूरल कम्युनिटीज हैं। फार्मिंग एंड एलाइड बिजनेस ही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। ये जिंदगी भर अपनी कम्युनिटीज के अंदर ही रहते हैं एंड रेयरली ट्रेवल करते हैं। इनकी मदर टंग जर्मन, डच एंड इंग्लिश है। इनके कई सारे ट्रेडिशंस ट्रेडिशनल वेटिकन कैथोलिक चर्च से बिल्कुल अलग हैं। बेसिकली ये एक क्लोज्ड माइनॉरिटी ग्रुप है और फिल्म की स्टोरी ऐसी ही एक कम्युनिटी पर बेस्ड है। हालांकि फिल्म के अंदर ये कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि कम्युनिटी अमिश है, पर कैरेक्टर्स के ड्रेस डिजाइन अमिश से ही मिलते हैं। फिल्म की शुरुआत एक शॉर्ट एक्सप्लेनर के साथ में होती है जहां पर यह बताया जाता है कि 1873 में कुछ विलेजर्स आयरलैंड से अमेरिका की तरफ माइग्रेट हुए थे। वहां पर अपनी एक्सक्लूसिव कम्युनिटी को बनाया था। वर्ल्ड वॉर्स हुए, साइंटिफिक नॉलेज भी बढ़ी, बट विलेजर्स अपने ट्रेडिशनल रिलीजियस वे ऑफ लाइफ पर अडिग रहे, लाइक द मॉडर्न डे अमिश कम्युनिटी। अब 1956 में एक्लिप्स नामक एक महामारी का प्रभाव पड़ा। इनके खेत अपनी फर्टिलिटी को खोने लगे, पालतू जानवर बीमारी से मरने लगे। अगैथा अर्नशॉ नामक एक महिला के खेत को छोड़कर सभी के खेत बंजर हो रहे थे। विलेजर्स को ये लगता था कि अगैथा विच क्राफ्ट करती है, इसलिए उन्होंने उसको विलेज से बाहर निकाल दिया था। वो अपने एक 17 साल की बेटी ऑड्री के साथ में रहा करती थी। अगैथा ने ऑड्री को एक्लिप्स के दौरान जन्म दिया था एंड वो हमेशा उसे विलेजर से बचा कर रखती थी, यानी कि अभी तक किसी भी विलेजर को पता नहीं था कि उसकी एक बेटी भी है। अब यहाँ पर फिल्म को 4 चैप्टर्स में प्रेजेंट किया गया है। पहला है इनकैंटेशन, दूसरा है डिसेंट, थर्ड है फॉल आउट और फोर्थ है स्प्रिंग। ये 4 स्टेप्स ऑड्री के एवोल्यूशन को दर्शाते हैं। एक डेस्परेट विलेजर अगैथा के पास ट्रेड करने के लिए आता है। उसे एंड उसकी फैमिली के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अगैथा से फूड ट्रेड करना चाहता था, बट अगैथा मना कर देती है और ये कहती है कि उसकी फैमिली उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो उसको वहाँ से खाली हाथ भेज देती है। इन सब चीजों को ऑड्री चुपके से देख रही थी। वो अगैथा से ये पूछती है कि उसने उनकी हेल्प क्यों नहीं करी। वो डेस्परेट था। यहाँ पर अगैथा झूठ बोलती है। वो ये कहती है कि वो विलन है। उन जैसे लोग बेटियों को उनकी माँ से चुराते हैं, इसलिए उसे हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए। यहाँ पर अगैथा हाईली पॉजेसिव थी। नेक्स्ट अगैथा कुछ फूड आइटम्स को लेकर विलेज की ओर जाने लगती है और वो कार्ट में ऑड्री को छुपा देती है। विलेज के अंदर एक फ्यूनरल चल रहा था। विलेज के हेड प्रीस्ट सीमस का पोता लियाम मर गया था। प्रीस्ट अपने बेटे कोलम और बहू ब्रिजेट को कहते हैं कि आपको ये लग रहा होगा कि ये दर्द कभी भी एंड नहीं होगा, ये डार्कनेस कभी भी खत्म नहीं होगी, बट हमको कभी भी होप नहीं खोनी चाहिए। डार्कनेस के बाद उम्मीद की रोशनी आती है, हमें गॉड पर विश्वास रखना चाहिए। तभी अगैथा वहाँ पर आती है और उसे देखकर कोलम उस पर गुस्सा करता है, उसे गालियां देता है। उसका बेटा पुअर न्यूट्रिशन से यहाँ पर मर गया था। उसको अगैथा का वहाँ से फूड को ले जाना एक इंसल्ट लगता है। वो अगैथा को मारकर पूछता है कि हम सब गॉड के प्रति डिवोटेड हैं, बट फिर भी वो तुम पर मेहरबान हैं। सब जानते हैं कि तुम इविल हो। अब सभी भूखे विलेजर्स अगैथा के फूड को लूटने लगते हैं, उसे गालियां देने लगते हैं। बट यहाँ पर प्रीस्ट सीमस मामले को संभाल कर अगैथा को उसके फूड आइटम्स वापस दे देते हैं, उसे वहाँ से जाने देते हैं। ऑड्री ये सब कार्ट में बैठकर देखती है और उसको काफी गुस्सा आता है। यहाँ पर अगैथा और उसके जैसी कई सारी और लेडीज विच क्राफ्ट प्रैक्टिस करती थी, यानी कि वो वाकई में विच थी। इनका एक क्लब भी था। ऑड्री इन सब की प्राइम विच थी, बट अभी उसके पावर्स डेवलपमेंट स्टेज पर थे। ये लोग उसको एक मिशन के लिए ट्रेन कर रहे थे जो कि अगैथा को पसंद नहीं था। वो ऑड्री को सिर्फ
सिर्फ अपनी बेटी की तरह रखना चाहती थी। ऑड्री अब कोलम के साथ में हुए इंसिडेंट को सबके साथ में शेयर करती है। एक विच कोलम को कर्स करने का आइडिया देती है। इसके लिए ऑड्री को कोलम के बेटे लियाम की कुछ खास चीज चाहिए होगी। अगैथा और ऑड्री अपने घर को वापस जाने लगते हैं और बीच रास्ते में ऑड्री अगैथा से कोलम के विषय पर बहस करने लगती है। उसको अपनी मॉम की इंसल्ट का बदला लेना था। वो कोलम पर विचक्राफ्ट करना चाहती थी। तभी एक और विलेजर मिस्टर बर्नर्ड वहाँ पर आते हैं। वो फर्स्ट टाइम ऑड्री को देखते हैं। उसे शॉक लगता है, किसी को पता ही नहीं था कि अगैथा की एक बेटी भी है। अगैथा पैनिक में अपने सारे फूड आइटम्स को मिस्टर बर्नर्ड को एज अ ब्राइब दे देती है। उसे ये बात सीक्रेट रखने के लिए भी बोलती है। मिस्टर बर्नर्ड काफी डरे हुए थे और वो कुछ आइटम्स को लेकर मान जाते हैं, बट अगैथा को यकीन नहीं था कि वो उसे सीक्रेट रखेंगे। वो टेंशन में आ जाती है। 17 साल का राज अब खुलने वाला था। ऑड्री इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। टीनेजर्स। ऑड्री कोलम के घर के बाहर वेट करती है। जब रात को कोलम पीकर अपने घर पर आता है, तब वो उसके सामने बेहोश होने का नाटक करती है। कोलम उसे ऐसी हालत में देखकर अपने घर ले जाता है और अब यहाँ पर हमको पहला चैप्टर यानी कि इनकैंटेशन दिखाई देता है। कुछ ही देर के बाद में ऑड्री उठकर कोलम से बात करती है। लियाम के बारे में पूछती है। उसकी वाइफ ब्रिजेट के बारे में भी पूछती है। कोलम नशे में था और वो ये कहता है कि लियाम के बाद ब्रिजेट ही उसका सब कुछ है। ऑड्री कोलम को सिर्फ अपना नाम बताती है, लेकिन ये नहीं बताती कि वो कौन है और कहाँ से आई है। कोलम ऑड्री को सोफे पर सोने के लिए कहकर अपने रूम के अंदर चला जाता है। बाद में ऑड्री लियाम के एक टॉय को लेकर खेत पर चली जाती है। वो उस टॉय को जमीन में गाड़ते हुए ब्रिजेट को कर्स करने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी आईज वाइट हो गई हैं, यानी कि वो ह्यूमन नहीं थी। रात में सोते टाइम हम ब्रिजेट को खेत पर आकर मिट्टी खाते हुए देख पाते हैं, एज इफ की शी वॉज पजेस्ड। कोलम उसे रोकने भी आता है। अगली सुबह ऑड्री अपने घर वापस जाती है। अगैथा गुस्से से उसे खूब डांटती है। ऑड्री अगैथा की ग्रिप से बाहर जा रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रिजेट खून की उल्टी करती है। वो वीक हो रही थी। उसके बिहेवियर के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे थे। कोलम डॉक्टर को भी बुलाता है, जो कि ब्रिजेट को चेक करके ये कहता है कि वो प्रेग्नेंट है और शायद से इसलिए उसको मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कोलम एंड ब्रिजेट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एज कल ही उन्होंने अपने बेटे को खो दिया था। ऑड्री अगैथा से ये कहती है कि तुमने इतने साल जो कुछ भी किया है वो मेरे प्रोटेक्शन के लिए ही था, बट अब तुमको मुझ पर विश्वास रखना होगा। मैं रेडी हूँ। अगैथा ये कहती है कि तुम रेडी तभी होगी जब तुम्हें सेक्रीफाइस का मतलब समझ में आ जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए कई सारे सेक्रीफाइसेस दिए हैं। नाउ मिस्टर लैकलन अपनी फैमिली के लिए अपने हॉर्स को मारकर उसके मीट को ले जाते हैं। ही वॉज डेस्परेट। नाउ चैप्टर 2 डिसेंट स्टार्ट होता है। विलेज में महामारी बढ़ गई थी। एनिमल्स अननोन डिजीज से मर रहे थे। फ्रूट सड़ रहे थे। बर्क जो कि एक वेटरिनेरियन था, उसे ये सब अननेचुरल लगता है। ऑड्री को देखने के बाद में उसकी मेंटल हालत खराब हो गई थी। उससे परेशान होकर उसकी वाइफ प्रीस्ट सीमस से हेल्प मांगती है। बर्क सीमस से ये कहता है कि मैंने हाल ही में अगैथा अर्नशॉ की बेटी को देखा है। वो बेहद ही ब्यूटीफुल क्रीचर थी। उसको देखने के बाद में मेरे मन के अंदर एक एम्प्टीनेस आ गई है, एक डार्कनेस जो कि मुझे अंदर से ही वीक बना रही है। सालों पहले क्लॉडिया बैरन ने जब रूमर्स उड़ाए थे कि अगैथा की एक बेटी भी है, तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया था एंड इवेंचुअली वो मेंटल इलनेस से मर गई थी। मुझे ये लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। सीमस ये कहता है कि अगैथा की कोई भी बेटी नहीं है। उसने खुद मुझसे ये बात कही थी। बर्क मिस्टर लॉकलैंड के घर उसके हॉर्स को चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उसकी वाइफ एंड चाइल्ड मरे पड़े थे। मिस्टर लॉकलैंड ने हॉर्स मीट में पॉइजन मिला दिया था। इसके बाद बर्क को हम चर्च प्रेइंग हॉल में देखते हैं, जहाँ पर उसका विश्वास फेथ से उड़ गया था। वो प्रीस्ट सीमस से ये कहता है कि तुम्हारी सारी टीचिंग्स बेकार हैं। बाहर अकाल पड़ा है, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, सब कुछ सड़ रहा है। वो अब अपने गन को निकालकर ये कहता है कि मैंने उसे देखा था। उसकी आंखों के अंदर एक सुकून था जिसने मुझे तुम्हारी औकात दिखा दी है। अब सभी के सामने वो अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। He lost it completely. ऑड्री अगैथा से पूछती है कि तुम्हारी लेगेसी है क्या सैक्रिफाइस ही लेगेसी है? अगैथा ये कहती है कि लोगों का सैक्रिफाइस उनकी लेगेसी हो सकती है, बट मेरी लेगेसी तुम हो। लोग मुझको तुम्हारे लिए याद रखेंगे। ऑड्री पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए सैक्रिफाइस करोगी? तभी मिस्टर लैकलैंड अगैथा के घर आ जाते हैं। वो अपनी फैमिली की डेथ के लिए अगैथा को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो उसको कन्फ्रंट करके उसको मारने लगते हैं, बट तभी ऑड्रे उस पर पीछे से हमला कर उसे मार डालती है। अगैथा को इससे शॉक लगता है। उसकी स्वीट लिटिल बेटी अब एक मर्डरर बन गई थी। इन दोनों के बीच में थोड़ी वर्बल फाइटिंग भी हो जाती है। अगैथा ये कहती है कि मुझे ये लगा कि मैं एक अच्छी मदर हूँ, बट आई वॉज रॉन्ग। वो दोनों मिस्टर लैकलैंड की लाश को डिस्पोज कर देते हैं। अब यहाँ पर ऑड्री की कर्ज से ब्रिजेट की हेल्थ कंडीशन बिगड़ रही थी। वो अभी भी लियाम के ग्रीफ में थी। राइट नाउ उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी, तो वो अबॉर्शन का सोचती है, जो कि इस रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। कोलम भी अबॉर्शन
अबॉर्शन का नाम सुनकर भड़क जाता है। ब्रिजेट अपने ग्रीफ स्टेट के अंदर उनके लास्ट लाइफ शीप को मार डालती है, यानी कि ऑड्री का कर्स उसकी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा था। बर्क की बीवी प्रीस्ट सीमस को कन्फ्रंट करती है। वो ये कहती है कि उससे मिलने के बाद में बर्क की हालत और खराब हो गई है। वो सिटी की एक पुलिस से इन्वेस्टिगेशन चाहती थी। प्रीस्ट सीमस उसे अगाथा की स्टोरी एक्सप्लेन करता है। बर्क की बीवी सीमस से उस स्टोरी को वेरीफाई करने के लिए कहती है। जब सीमस अगाथा से मिलता है तो वो फिर से उसको झूठ बोलती है कि उसकी कोई भी बेटी नहीं है। दूसरी तरफ कोलम ब्रिजेट को मरे हुए शीप के साथ में देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो उस शीप को जला देता है। अगाथा भी एक फाइनल अटेम्प्ट के चलते ऑड्री को लेकर इस विलेज को छोड़कर जाने लगती है, बट ऑड्री एडमेंट थी। वो हॉर्स कार्ट में अपने बने हुए हिडन बॉक्स को तोड़ देती है। वो कहीं पर भी नहीं जाना चाहती थी, बल्कि सब विलेजर्स को फेस करना चाहती थी। वो अगाथा की ग्रिप से बाहर जा चुकी थी। कोलम के घर पर ब्रिजेट अब खुद ही अबॉर्ट करने की कोशिश करती है, बट शी वॉज अनसक्सेसफुल। कोलम उसे आकर रोक देता है। बाद में उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और उसकी बॉडी पर हर जगह ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। उसको बहुत ही ज्यादा तेज फीवर भी आने लगता है। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। एंड ये मॉडर्न डॉक्टर नहीं था, बल्कि कम्युनिटी का ही डॉक्टर था, जो कि ट्रेडिशनल वे से ट्रीट कर रहा था। रात में अगाथा हार मानकर चुपके से इस विलेज को छोड़कर जाने लगती है, यानी कि वो अपनी बेटी को छोड़कर जा रही थी। ब्रिजेट की न्यूज को सुनकर प्रीस्ट कोलम से मिलने आते हैं। कोलम उसका बेटा था, एज मैंने बताया। वो अगाथा की बेटी से जुड़े हुए रूमर्स को कोलम के साथ में शेयर करता है, जहाँ पर कोलम भी उसके साथ में हुए बातचीत को शेयर करता है। वो सीमस को ऑड्री का नाम बताता है। तब उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक आती है कि ब्रिजेट की खराब हालत उसके घर में आने के बाद से ही शुरू हुई थी। अब बर्क की बीवी गन को लेकर खुद ही अगाथा के घर पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है और उसको वहाँ पर मिस्टर लैकलैंड की बॉडी मिलती है। लेटर ऑन ऑड्री प्रीस्ट सीमस से मिलती है। सीमस उसको देखकर शॉक में पूछता है कि तुम हो कौन? तुमने मेरी बहू के साथ में किया क्या है? तुमसे मिलने के बाद मेरे एक फॉलोअर ने सुसाइड कर लिया है। ऑड्री सीमस से कुछ भी नहीं कहती, बस उसे घूरती रहती है। और अगले ही सीन में हम सीमस की सोल को एक रियलिटी के अंदर देखते हैं, जहाँ पर कई सारी सोल्स थी। ऑड्री इन सोल्स की लीडर थी। यहाँ पर वो सीमस को कन्विंस करके उसकी सोल को अपने कल्ट में शामिल कर लेती है। रियलिटी में ऑड्री को जो कोई भी देखता था तो उसमें एक डार्कनेस आ जाती थी। ऑड्री उनके अंदर उदासी की भावना भर कर उनकी सोल को कैप्चर कर लेती थी और इसलिए बर्क की मेंटल हालत बिगड़ने लगी थी। एंड सेम गोज फॉर द ब्रिजेट एज वेल। बट यहाँ पर ब्रिजेट का केस थोड़ा सा अलग था, एज उस पर ब्लैक मैजिक किया गया था। अब विच क्राफ्ट की बाकी विचेस अगाथा को विलेज के बाहर पकड़ लेती हैं और उसको ऑड्री के पास में वापस लेकर आती हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ऑड्री इन सब की लीडर है। नाउ कोलम के घर पर ब्रिजेट अपनी इल हेल्थ के कारण मर जाती है। प्रीस्ट सीमस कंप्लीटली ऑड्री के वश में था और वो भी खून की उल्टी कर रहा था। वो सभी की सभी क्रिश्चियन प्रेयर्स को भूलने लगता है। यहाँ पर बर्क की बीवी सीमस को मिस्टर लैकलैंड की रिंग को दिखाकर ये कहती है कि अगाथा एंड उसकी बेटी ने उसको मार डाला है। मैंने तुम्हें अगाथा की बेटी के साथ देखा था। वो ये पूछती है कि हो क्या रहा है। तभी उसको सीमस बर्क की शक्ल में दिखता है और वो उस पर गन तान देती है। वो कोलम को बुलाती है और यहाँ पर बर्क ये कहता है कि ब्रिजेट मर गई है, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझको भी मरना है। और वो उसको गोली चलाने के लिए कह देता है। एंड होता भी यही है कि वो पैनिक में गोली चला देती है। यहाँ पर बेसिकली सीमस पर उसने गोली चलाई थी तो वो भी वहीं पर मर जाता है, यानी कि यहाँ पर बर्क था ही नहीं, वो सीमस था। और ये सब ऑड्री की ट्रिक थी ताकि वो उसकी जान ले ले और उसने बर्क की बीवी को हेलुसिनेट करवाया था। लेटर ऑन ऑड्री एंड बाकी विचेस अगाथा को लेकर कोलम के घर पर आती हैं। कोलम ऑड्री पर हमला करता है और ये कहता है कि मैंने तुम्हें अपने घर में बुलाया एंड तुमने मेरे साथ ऐसा किया। ऑड्री ये कहती है कि ये उसके मॉम को मारने का नतीजा था। अगाथा ये भी कहती है कि मुझसे पहले कई सारी विचेस ने तुमको कंसीव करने के लिए ट्राई किया था, बट वो फेल हो गई थी और मैंने टर्म पूरा किया। इन सबको इसकी जेलसी है। ऑड्री अगाथा को थैंक्स कहकर कोलम को एक ऑफर देती है। उसकी लाइफ में उसको सब कुछ वापस मिल जाएगा, ब्रिजेट भी जिंदा हो जाएगी और उसके खेत फिर से फर्टाइल होंगे। यहाँ पर अब ऑड्री कोलम को एक नाइफ देकर अगाथा का मर्डर करने के लिए कहती है, जो कि क्रिश्चियनिटी में हाईएस्ट सिन होता है। अब कोलम यहाँ पर ये पूछता है कि ऑड्री का फादर है कौन, जिस पर अगाथा ये कहती है कि कोई भी नहीं, वो अभी भी वर्जिन है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। असल में ऑड्री डेविल की बेटी थी। ये विचेस डेविल वर्शिपर्स थी। डेविल अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए एक चाइल्ड को अर्थ पर भेजना चाहता था। अगाथा का काम डेविल के चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना था ताकि वो बड़े होकर अपने मिशन में सफल हो। यहाँ पर ऑड्री वर्ल्ड में इविल को स्प्रेड करने के लिए आई थी, लाइक वुमेन वर्जन ऑफ एंटी क्राइस्ट। ओवर द इयर्स अगाथा को ऑड्री से लगाव हो गया था और वो उसको अपने बेटी की तरह ट्रीट करने लगी थी। उसे अपने मिशन से दूर रख रही थी और जब वो फेल हुई तो वो सब कुछ छोड़कर भागने लगी। ऑड्री ने उसको सैक्रिफाइस किया क्योंकि वो उसके
मिशन के लिए रुकावट थी और ये उसकी लेगेसी थी। अगले ही पल हम ब्रिजेट को जिंदा होते हुए देखते हैं। ऑड्री इस कम्युनिटी को छोड़कर बाहरी दुनिया में चली जाती है। ऑड्री अब एक कार में लिफ्ट लेती है और चैप्टर 4 स्प्रिंग शुरू हो जाता है, जहाँ पर कोलम के खेत फिर से उपजाऊ हो जाते हैं। ब्रिजेट लेबर में चली जाती है, जहाँ पर वो एक नॉन ह्यूमन क्रीचर को जन्म देती है और बूम, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द कर्स ऑफ ऑड्री अर्नशॉ की कहानी। ये फिल्म ब्यूटीफुल है, इसके कॉस्ट्यूम, सेट डिजाइन्स लाजवाब हैं, इसकी स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड है और कई सारे सब प्लॉट्स हैं, जैसे कि एक मदर की स्ट्रगल, एक कम्युनिटी की महामारी के दौरान फेथ के प्रति स्ट्रगल, एक टीनेजर का फ्रीडम के प्रति एक्साइटमेंट। फर्स्ट टाइम फिल्म को देखने पर आपको एम्प्टीनेस लग सकती है, एज प्लॉट की डीपनेस को समझना आसान नहीं है। और यहाँ पर अगैदा हमेशा जानी जाएगी ऑड्रे के नाम से, जैसा कि उसने कहा था कि वो उसकी लेगेसी है। सो बेसिकली यहाँ पर ऑड्री डेविल का ही रूप है और वो यहाँ पर अपने इविल काम को करने के लिए इन विचेस के साथ में थी। सभी लोग उसकी आंखों में देखकर पागल हो जाया करते थे, एज वो उनकी सोल को ही कैप्चर कर लेती थी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, अगर वॉइस में थोड़ी बहुत नॉइस हो तो माफ कर देना, क्योंकि मैं अपने यूजुअल सेटअप में नहीं हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए